तो टॉपिक है आपका 10.3 रिजल्टेंट रेंज of two given ranges. Resultant range of two given ranges. तो इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास दो रेंज दे रखी हैं। एक रेंज है R1, K1 और एक रेंज है आपके पास R2, K2। दो रेंजेस आपको दे रखी हैं R1 K1 एंड R2 K2। इन दोनों का यूज करके हमें फाइंड आउट करनी है, एक रिजल्टेंट रेंज हमें इन दोनों का यूज करके फाइंड आउट करनी है। मींस रिजल्टेंट रेंज की अगर हम बात करें तो उसको ले लेते हैं R, K। अगर R1 K1 एंड R2 K2 अगर आपके पास गिवन है तो देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RK। रिजल्टेंट रेंज क्या होगा? मान लेते हैं कि एक रिजल्टेंट रेंज जो आपके पास है R1 K1, वो इस टाइप से है कि एक रेंज है, इसके लॉन्ग फोर्स क्या है आपके पास R1 है और इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ कपल आपके पास क्या है K1 है। इसी टाइप से एक सेकंड रेंज है, वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपके पास एक सेकंड रेंज है जिसके लॉन्ग फोर्स R2 है और जिसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ कपल जो है वो आपके पास क्या है बच्चों, K2 है। ओके, तो एक रेंज है आपके पास R1 K1 और एक सेकंड रेंज है R2 एंड K2। लेट AC, इसका नाम रख लेते हैं लेट A to C, let AC be the axis of the range R1 K1 and B to D be the axis of the range R2 K2। और मान लेते हैं कि इन दो रेंजेस के बीच में जो एंगल है वो एंगल आपके पास क्या दे रखा है, थीटा। लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू रेंज R1 K1 and R2 K2। इसको बेटा विजुलाइज करने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, पेन लेके आने पड़ेंगे मुझे। वेट करो 3-4 मिनट एक बार। देखिए इसमें ये जो एंगल की बात की है कि थीटा एक एंगल है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू रेंज R1 एंड K1 एंड R2 एंड K2। वो किस टाइप से है कि एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं कि A और B को माना कि एक लाइन ज्वाइन की आपने, कि अगर ये मान लिया जाए कि ये लाइन AB है और ये आपके पास R1 है और इस टाइप से R1 है और इस टाइप से आपके पास क्या है, R2 है नीचे की ओर। मतलब ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, R1 की जो डायरेक्शन है ये तो आपके पास Y की है, ये जो सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है यहाँ पर Z1। तो R1 की जो पोजीशन है वो इस टाइप से है, R1 इस टाइप से। इसी टाइप से R2 क्या है, वो नीचे की ओर है। मतलब कहने की बात ये है कि अगर ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। मतलब अगर इसको इसके पास लेके आए तो सिचुएशन इस टाइप से है, ये आपके पास इस टाइप से सिचुएशन है, इस टाइप से कि इस टाइप से देख लीजिए कि ये R1 है और ये R2। वैसे तो R2 आपके पास ऐसे है नीचे की ओर, जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे तो इनके बीच में जो एंगल है R1 और R2 के बीच का जो एंगल है वो आपके को क्या बताया गया है कि वो एंगल आपके पास थीटा है। तो थीटा भी द इनके बीच में जेड एक्सिस भी तो है सर। हाँ जेड एक्सिस है, ये ऐसे सिचुएशन जेड एक्सिस के साथ समझोगे तो ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से ये है कि
ये आपके पास z एक्सिस है, ये r1 है और ये r2 है। ये r1 की है, ये आपके पास z एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, r2 है। क्लियर है? थीटा वैसे तो किसके r2 पीछे ही है? है, थीटा इन दोनों के बीच में, r1 और r2 के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। एंगल बिटवीन r1 एंड r2 इज थीटा। ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो आपके पास क्या है, थीटा है। थीटा भी द एंगल बिटवीन r1 एंड r2। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि जो रेंज r1 की जो k1 रेंज है वो z एक्सिस के साथ एंगल, मान लिया कि ये z एक्सिस है, इसके लोग पैरेलल टू z एक्सिस है, इसके साथ एंगल क्या बनाती है, अल्फा बनाती है। तो बताइए कि r2 इसके साथ एंगल क्या बनाएगी, r2 इसके साथ एंगल क्या बनाएगी? थीटा माइनस अल्फा। हाँ, क्योंकि अभी ये जो बात अभी डिस्कस हुई थी कि ये इस टाइप की सिचुएशन है कि ये अगर z एक्सिस है, ये r1 और ये r2 है, r1 और r2 के बीच का एंगल है थीटा और इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा माइनस में अल्फा। तो ये एंगल आपके पास थीटा माइनस में अल्फा। और ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट ए बी इज इक्वल टू ए, मतलब इन दोनों को जो ज्वाइन किया है, इस डायरेक्शन में r1 फोर्स था, इस डायरेक्शन में r2 फोर्स है, और ए बी इन दोनों के बीच का क्या लिया हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है। क्या लिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए बी रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज r1 एंड r2। मतलब अगर ये माने कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स r1 इस डायरेक्शन में और एक कहें कि ये फोर्स है आपके पास r2 है इस टाइप से, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? ए बी रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्सेज r1 एंड r2। r1 और r2 जो लाइन ऑफ फोर्स हैं उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ए बी। ए बी की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट लाइन ए बी। टेकिंग मोमेंट अबाउट लाइन ए बी लाइन के कोरस्पोंडिंग हम मोमेंट की बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो थर्ड चैप्टर की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पढ़ा था, कि किसी भी फोर्स का जो मोमेंट है किसी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कैसे निकालते थे, वो आपने पढ़ा था फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लाइन। लाइन के अबाउट मोमेंट कैसे लेते हैं, या उसका क्या फार्मूला है, मोमेंट अबाउट ए लाइन इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, 104 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई में आपके पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फोर्स इनटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल, साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल, साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल। मोमेंट अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लाइन ए बी के कोरस्पोंडिंग जो मोमेंट है वो किसके इक्वल होता है, एक तो फोर्स मल्टीप्लाई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल, साइन ऑफ द इंक्लाइंड। कहने की बात ये है कि मान लिया जाए कि ये आपके पास एक फोर्स की लाइन है, मान लिया कि ये फोर्स आर है और ये कोई भी एक लाइन है जिसके अबाउट हमें इसका मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। और मान लिया कि इन दोनों लाइनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके पास ये है, तो इस फोर्स का इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो मतलब ये लाइन ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। एक ही बात है कि इस फोर्स का इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकाल लो या इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकाल लो, एक ही बात हुई ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है। तो अगर ये इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपके पास थीटा है तो मोमेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट दैट लाइन किसके इक्वल होगा, एक तो फोर्स के इक्वल होएगा, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये मान लिया कि m और n इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये mn शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये एक फार्मूला होता है
टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लाइन ए बी, किसी भी लाइन के क्रॉसपोंडिंग अगर आपको मोमेंट लेना है तो ये इसका फार्मूला है। क्लियर है ये फार्मूला? सर ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके अब हम मोमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट लाइन ए बी। ठीक है, R1 फोर्स की वजह से, इस R1 फोर्स की वजह से ए बी लाइन के अबाउट मोमेंट बताओ क्या होगा? फोर्स R1 है, लाइन ए बी है। सर R1 इंटू ए बी इंटू साइन अल्फा सर। शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा जीरो नहीं हुआ? जीरो कैसे सर? ए बी है तो सर। जिस लाइन के अबाउट आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो और जिस फोर्स जो है, फोर्स और लाइन कंसाइड करके तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये फोर्स की लाइन है और इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? ये फोर्स वाली लाइन है, ये लाइन है जिसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? ये वाली बात थी। ये जैसे फोर्स है और ये लाइन है, ये फोर्स की लाइन है, इसके अबाउट मोमेंट निकालना है, तो ये तो इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो अब फोर्स वाली लाइन ये है और मोमेंट जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है वो लाइन ये है, तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? जीरो हुआ या नहीं हुआ? ये बात है कि ये एक लाइन है इस टाइप से R1, ये R1 है और इस लाइन के अबाउट आप इसका मोमेंट निकाल रहे हो ए बी के अलाउंग, ये लाइन है और इसके अबाउट मोमेंट निकालना है, तो ये तो कंसाइड करके इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस तो जीरो है। पैरेलल लाइन क्लियर का है? नहीं होता, क्या? सिर्फ पैरेलल लाइन का जीरो नहीं होता क्या? बाकी सबका जीरो होता है। पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जीरो नहीं होता। बाकी तो सभी का जीरो होता है, तो फिर उसका भी जीरो होना चाहिए था पहले वाले। वो लाइन सेगमेंट की बात होती है बेटा, यहाँ लाइन सेगमेंट है, लाइन का मतलब तो पूरी लाइन से हो गया। जैसे अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके तो कंसाइड करेंगे, लेकिन वो एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है R और इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है तो वो कहीं ना कहीं एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, पूरी लाइन की बात नहीं कर रहे। ये एक लाइन सेगमेंट है और Okay, ये sir. एक लाइन सेगमेंट, इनके बीच की बात कर रहे थे, वहां लाइन सेगमेंट है, नो लाइन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, तो R1 की वजह से, R1 की वजह से मोमेंट क्या हुआ आपके पास? शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होने की वजह से आपके पास क्या जाता है? R1 का मोमेंट अबाउट लाइन ए बी, R1 की वजह से ए बी के अबाउट मोमेंट क्या जाता है? जीरो। इसी टाइप से R2 की वजह से मोमेंट क्या आएगा? जीरो। इसी टाइप से, बिल्कुल सही है, जीरो। अब बात आती है K1, जो मोमेंट ऑफ कपल है अबाउट द एक्सिस AC, K1 की वजह से मोमेंट ऑफ कपल क्या आएगा? अबाउट AB। K1 की वजह से क्या आएगा? मोमेंट अबाउट लाइन AB। आपने +1 की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो इन दोनों के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। पढ़ा है? +1 +2 की ज्योमेट्री में आता है कि अगर दो लाइन है आपके पास, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस AB एंड CD, ये दो लाइनें हैं, इनके परपेंडिकुलर होगा। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि AB आपके पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और AC और BD लाइन के बीच में, AC और BD लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB, तो इसका मतलब AB जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है K1 और K2 के। तो K1 का AB के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा फिर? K1 cos ऑफ 90 डिग्री। सर हम K1 का मोमेंट क्यों निकाल रहे हैं जब R1 और K1 तो एक रेंज है तो मतलब सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं दोनों, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, तभी तो एक रेंज बना। फोर्स की वजह से मोमेंट क्या है अबाउट लाइन AB, और मोमेंट की वजह से क्या है लाइन अबाउट, ये तो अलग अलग चीजें है ना, वो दोनों चीजें तो एक है,
एक फोर्स है, एक मोमेंट ऑफ कपल है, तो मोमेंट तो अलग अलग निकलेगा ना। अभी की फोर्स की वजह से इस ए बी के लॉन्ग मोमेंट क्या है, और इस कपल की वजह से मोमेंट ऑफ कपल है जो K1, उसकी वजह से ए बी के लॉन्ग मोमेंट क्या है, फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं, और एक मोमेंट की वजह से जो मोमेंट ऑफ कपल है अबाउट द एक्सिस AC, उनकी वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि ए बी लाइन के अलोंग टोटल मोमेंट क्या है इस रेंज R1 का, इस रेंज R1 K1 का और रेंज R2 K2 का। हम ये जानना चाहते हैं कि रेंज R1 K1 और रेंज R2 K2 का ए बी लाइन के अबाउट मोमेंट क्या है। पहले फोर्सेस की वजह से निकाल लिया क्या है, फोर्सेस की वजह से 0 आता है। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि K1 का जो रिजोल्वेंट पार्ट होगा ए बी के अलोंग क्या होगा, K1 cos 90, और वाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा इसका, K1 sin 90। तो मोमेंट तो है, ये जी है, K1 है, इसका भी तो रिजोल्वेंट पार्ट होगा ए बी के अलोंग और परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी टाइप जैसे आपने R1 का निकाला, अब इसी टाइप से K1 का निकाल रहे हैं, K1 का रिजोल्व कर रहे हैं, मतलब K1 को हम रिजोल्व कर रहे हैं, K1 का रिजोल्वेंट पार्ट अबाउट ए बी क्या होगा, ए बी के अलोंग K1 का क्या रोल है। तो ए बी का K1 के अलोंग क्या आ जाएगा, K1 cos 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों बना है, क्योंकि ये जो लाइन ए बी है वो K1 वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, AC एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो cos 90 होने की वजह से ये वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी टाइप से हम K2 की बात करेंगे तो वो आएगा K2 cos 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी क्या आई है, 0। तो हमने क्या देखा कि जो रेंज R1 K1 है और जो रेंज R2 K2 है अलोंग AC एंड अलोंग BD, उनका जो टोटल मोमेंट है अबाउट लाइन AB क्या होगा, 0। R1 की वजह से भी 0, R2 की वजह से 0, K1 की वजह से भी 0 है, और K2 की वजह से भी 0। तो टोटल मोमेंट अबाउट द लाइन AB इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ये डिस्कस निकाला, कंक्लूजन निकाला कि ए बी लाइन के अलोंग जो इसका मोमेंट है वो आपके पास क्या है, 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये जो सिर्फ अभी तक ये 3 लाइनें जो आपकी बुक में लिखी गई है वो उनको समझाया है। इसमें लिखा था कि लेट ए बी इज इक्वल टू ए, ये कहते हैं कि ए और बी के जो बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू ए be the shortest segment between the axes of two wrenches. This the line BA intersects the line of the action of the two forces R1 and R2 and perpendicular to the axis of couple K1 and K2। वो मैंने बता दिया कि वो परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो therefore total moment of the system along BA के along इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट है वो क्या है, 0 है। तो अब बात ये करते हैं कि जब पूरे सिस्टम का मोमेंट मतलब रेंज R1 K1 और रेंज R2 K2 पूरे सिस्टम का जब मोमेंट BA के अलोंग 0 है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट रेंज आएगी उसका मोमेंट भी BA के अलोंग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब ये कंक्लूजन पर, तो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि R1 K1 और R2 K2 रेंज का जो टोटल मोमेंट BA के अलोंग 0 है, तो रिजल्टेंट रेंज जो इन दोनों की वजह से बनेगी उसका मोमेंट भी BA के अलोंग 0 होगा। और वो अगर BA के अलोंग मोमेंट होगा तो वो रिजल्टेंट रेंज वाली लाइन भी कैसे होगी, रिजल्टेंट रेंज की जो लाइन है, माना कि रिजल्टेंट रेंज आपके पास R, K है, इस R, K का मोमेंट BA के अलोंग 0 है, तो K को और R को क्या होना पड़ेगा, K वाली R और K की जो एक्सिस है वो AB के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा भी। वो कोई भी लाइन हो सकती है BA के बीच में, कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिड में होगी। माना कि ये एक लाइन है OZ जिसके अलोंग आपके पास क्या है, रिजल्टेंट है R, K। अगर आप बात करें कि R और K का जो टोटल मोमेंट अबाउट BA 0 है या नहीं, K की वजह से क्या इसका BA पे 0 है, क्यों है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तभी तो ये 0 हो पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि OZ जो इसका रिजल्टेंट है वो AB के परपेंडिकुलर लाई करेगा। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू रेंजेस लाइज ऑन AB,
ए बी लाइन पर लाई करेगा और परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। परपेंडिकुलर टू ए बी होने का मतलब क्या है कि के की वजह से बी ए के अलोंग जब आप मोमेंट निकालोगे तो के कोस 90 आएगा तो वो 0 बन जाएगा, और आर की वजह से अबाउट बी ए क्या निकलेगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आर जो फोर्स वाली लाइन है वो बी ए लाइन को क्या कर रही है, एट पॉइंट ओ कंसाइड कर रही है। तो इस आर की वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 बनेगा, तो इसलिए आर और के की वजह से जो टोटल मोमेंट है बी ए के अलोंग वो क्या है बच्चों, 0 है। क्लियर है यही बात? एनी डाउट? नो सर, अब तक तो नहीं है सर। हाँ, तो इसमें ये कहना चाह रहे थे कि रिजल्टेंट कहाँ पर लाई करेगा, ये पता क्लियर हो गया कि जो रिजल्टेंट है वो ए बी लाइन पर लाई करेगा, परपेंडिकुलर टू ए बी लाई करेगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि वो ओ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि वो ओ पॉइंट पर लाई करता है। अगर ये डिस्टेंस मान लें कि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है अगर उसको एक्स मान लें और ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है तो वो टोटल क्या है, ए माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ए बी ए है तो ये आ जाएगा ए माइनस में एक्स आ जाएगा। इट इज द डिस्टेंस ओ ए एंड OB is equal to OB is equal to a minus x और OA आपके पास क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो OZ है जिसके अलोंग हमारे पास रिजल्टेंट रेंज एक्ट करता है उसको अगर हम Z एक्सिस मान लें, इसको क्या मान लेते हैं, Z एक्सिस, और O से लेकर A तक वाली लाइन है अगर उसको हम क्या मान लेते हैं, X एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो नीचे वाली लाइन है अगर उसको हम क्या मान लेते हैं, Y एक्सिस मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया इसको, जिसके अलोंग रिजल्टेंट रेंज एक्ट कर रही है उसको Z एक्सिस मान ले, OA वाली लाइन को अगर हम X एक्सिस मान लेते हैं और ओ वाई लाइन वाली को हम क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, forces along and perpendicular to z axis, resolving forces along and perpendicular to z axis। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, हम रिजोल्व कर रहे हैं, रिजोल्विंग फोर्सेस अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं, तो बताओ कि फोर्सेस का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। मान लिया कि ये आपके पास ए बी लाइन है, ये वाली ए बी लाइन है, और ये आपके पास क्या है, z एक्सिस है, जो पीछे वाले आर्टिकल में भी आपको बताया था कि ये अगर आपके पास ए बी लाइन है, ये z एक्सिस है और ये r1 है, तो r1 का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा r1 कोस अल्फा, इन दोनों के बीच में। ऐसे समझ लीजिए ये जो लाइन ए बी है ये आपके पास z एक्सिस है और इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये z एक्सिस ऐसे समझ लो, ऐसे तो हो जाएगा आपको कि ये अगर z एक्सिस है और ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है और ये r1 है, तो r1 का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r1 और कोस अल्फा प्लस में। इसी टाइप से r2 जो फोर्स है उसका z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, ये ए बी है, इधर आपके पास माना कि z एक्सिस है और ये वाली नीचे की ओर इसमें क्या है, ये अगर ए बी लाइन है ये z एक्सिस है, r2 की डायरेक्शन क्या है इसमें, इस टाइप से नीचे की ओर है, तो इसका जो z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r2 के साथ हो जाएगा, r2 और कोस ऑफ एंगल क्या बन रहा है अब, थीटा माइनस में अल्फा, r2 कोस ऑफ थीटा माइनस में अल्फा इज इक्वल टू, और रिजल्टेंट जो r है इसका z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, इट इज अलोंग द z एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू r। ये तो थे रिजोल्विंग फोर्सेस अलोंग z एक्सिस। अब हम रिजोल्व कर ले हैं फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। अब रिजोल्विंग द फोर्स परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, z एक्सिस के परपेंडिकुलर रिजोल्व करोगे, तो आपको पहले भी बताया है कि जब परपेंडिकुलर टू z एक्सिस की बात करते हैं तो कोस को सिर्फ साइन में बदल दो, तो एक r1 आएगा, कोस अल्फा है तो साइन अल्फा आ जाएगा, एक r2 आएगा और एक है साइन ऑफ थीटा माइनस में अल्फा, और इस रिजल्टेंट r का देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, तो इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या आएगा, 0।
अब बात यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर प्लस आता है या साइन आता है। इस केस में क्या था कि फर्स्ट केस में अगर आप बात करते हैं तो ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, इधर ये वाली एक्सिस वाई की है, तो जब आप R1 का रिजोल्वेंट पार्ट करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आता है। जब आप इधर से बात करते हैं, इधर से जब R2 की डायरेक्शन ये होगी तो R2 का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होने की वजह से इनके बीच में जो साइन है वो क्या आता है बच्चों, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा R1 साइन अल्फा माइनस में R2 साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये था रिजोल्विंग फोर्सेस अलोंग z एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। अब बात करते हैं टेकिंग मोमेंट, मोमेंट की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे अबाउट z एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। मोमेंट अबाउट z एक्सिस, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा, अब आपके पास z एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा, तो मोमेंट वही बात है, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाल लेते हैं, टोटल मोमेंट अबाउट द z एक्सिस। तो वो क्या होगा, देखो फोर्सेस की वजह से होगा और एक मोमेंट ऑफ कपल K1 और K2 की वजह से होगा। तो फोर्सेस की वजह से पहले कपल की वजह से देख लो, इस K1 की वजह से मोमेंट अबाउट z एक्सिस क्या होगा, K1 कोस अल्फा, और इस K2 की वजह से z एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा, K2 कोस ऑफ थीटा माइनस में अल्फा। K1 कोस अल्फा प्लस में K2 कोस ऑफ थीटा माइनस में अल्फा, ठीक है, प्लस में इस R1 फोर्स की वजह से z एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा, इस R1 फोर्स का मोमेंट इस z एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मोमेंट अभी बताया था, फोर्स का मोमेंट अबाउट ए लाइन निकालना है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन, फार्मूला क्या था, एक तो फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस R1 लाइन और इस z एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, x है, x इनटू में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो इसमें z एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया है, अल्फा, R1 x प्लस में साइन अल्फा, क्लियर है। इसी टाइप से इस R2 की वजह से इस R2 फोर्स का z एक्सिस के corresponding मोमेंट क्या होगा, तो फोर्स आपके पास R2 है, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, a माइनस में x, और साथ में आएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा माइनस में अल्फा। बताओ ये बात क्लियर है क्या, और ये इज Yes, इक्वल sir. टू r, ठीक है ना, और r का इस पूरे का जो रिजल्टेंट रेंज हमने z एक्सिस के अलोंग ली है, इस पूरे का मोमेंट अबाउट z एक्सिस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोमेंट अबाउट z एक्सिस क्या है, k, क्लियरली है k, क्लियर है ये। अब हमने क्या लिया था, मोमेंट अबाउट z एक्सिस कंसीडर किया है, मोमेंट अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस का मतलब है कि इस एक्सिस के अलोंग R1 की वजह से मोमेंट क्या है, मोमेंट अबाउट ए लाइन का फार्मूला लगेगा। मोमेंट अबाउट ए लाइन के लिए आपको क्या देखना होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये आपके पास पहले तो K1 की वजह से, K1 का z एक्सिस के अलोंग मोमेंट होएगा K1 कोस अल्फा, K2 का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट हो जाएगा K2 कोस थीटा माइनस अल्फा। R1 फोर्स की वजह से ये फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन ऑफ द एंगल, फोर्स एंड z एक्सिस, एक्सिस के बीच में एंगल क्या है। सेकंड R2 की वजह से जो मोमेंट क्या होगा आपके पास अबाउट z एक्सिस, R2 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और पूरे सिस्टम का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या है, k। नेक्स्ट टाइम में हमें क्या लेना है, मोमेंट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। परपेंडिकुलर टू z एक्सिस में क्या करना है, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में जहां पर भी कोस मिलेगा उसको साइन में बदल देंगे। तो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस आ जाएगा एक K1 ये साइन अल्फा आ जाएगा, K2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, फिर है एक R1 x साइन ऑफ अल्फा आएगा, एक है R2 a माइनस x और साइन ऑफ थीटा माइनस में अल्फा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस में अल्फा आ जाएगा। दोबारा लिख लेते हैं इसको, देखिए दोबारा यहाँ लिखते हैं,
अब क्या ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो ये आपके पास आएगा K1 कोस अल्फा, K1 कोस अल्फा है तो साइन अल्फा आ जाएगा, और फिर आपके पास K2 कोस है तो साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। फिर है R1x और साइन ऑफ अल्फा आएगा, एक है R2a माइनस में x और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा आएगा, थीटा माइनस में अल्फा और इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा नहीं आएगा सर? साइन और ऑफ ऐसे ही कोस अल्फा आएगा सर। वहां पे साइन है ना पहले वाले में, तो साइन कोस में नहीं होएगा सर अगर परपेंडिकुलर में ले रहे हैं। साइन में बदलना है, कोस अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा, ये कोस थीटा माइनस अल्फा है तो साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या पूछना चाह रहे हो? ये है ना सर R1x साइन अल्फा है, तो R1x कोस अल्फा नहीं हो जाएगा परपेंडिकुलर वाले में? हाँ, परपेंडिकुलर वाले में बिल्कुल R1x कोस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन देखो किसके साथ प्लस या किसके साथ माइनस। अगर इसके ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है K2 कोस थीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला इसके अलोंग आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में K2 साइन ऑफ थीटा माइनस में अल्फा। इसी टाइप से ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये चार इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक इक्वेशन है R1 कोस अल्फा कोस थीटा माइनस अल्फा, एक इक्वेशन आपके पास है 2, और एक इक्वेशन है मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, और एक इक्वेशन है मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। इन चार इक्वेशंस को अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है और इनको सिंप्लीफाई करके कैपिटल R कैपिटल K और X की पोजीशन बतानी है कि वो कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है अब आगे, एक कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल K की वैल्यू क्या होगी, और X मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी जो रिजल्टेंट एक्सिस है। ठीक है, इन चार इक्वेशन का यूज करना है। अब आगे सारा कैलकुलेशन वर्क है, सिंप्लीफाई करना है, ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं रहा उसमें। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और समझ में आने के बाद आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सर यस, सर वो ग्रुप में सर वो एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड क्या वो